साथियों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं नानू गढ़वाल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम जो रीड गत वर्ष पेपरों में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन कर रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने कल जो पदार्थों संरचना जो हमें केमिस्ट्री का टॉपिक है उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन किए थे। आज मैं जो NCERT और RBC बुक में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलो दोस्तों, हम प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लोगे और जो ये इसके ऑप्शन है उस ऑप्शनों को से रिलेटेड और वापस आप क्वेश्चन बना लोगे तो आपको इन क्वेश्चनों के अलावा और इन ऑप्शन से आप जो क्वेश्चन बनाओगे उनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन रीड में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूरा सिलेबस कर लोगे। ठीक है, अब देखो पहला हमारा क्वेश्चन है, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, संबंधित है। ये जो कथन है ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है नील्स बोर का मॉडल, तीसरा है डाल्टन का परमाणु मॉडल और चौथा है इसमें मैक्सवेल का परमाणु मॉडल। मैक्सवेल की जगह हम लिख लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में क्या बताया था? रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक सोने की पतली उसने पन्निका ली थी, सोने की पतली पन्निका ली थी। ठीक है, फिर सोने की पतली पन्निका पर इसने अल्फा कण, ठीक है, हीलियम नाभिक के अल्फा कणों के इस पर बौछार किए थे। अब अल्फा कणों के इस पर बौछार करके उसने बताया था कि ये पतली सोने की है और इसकी चारों तरफ इसने किसका लेप किया था? जिंक सल्फाइड। ठीक है, ताकि इसमें इससे जो टकराकर इधर जाएंगे, जो इससे पार होकर जो अल्फा कण जाएंगे तो इससे टकराएंगे तो वो चमकेंगे, इसलिए वो दिखाई दे। उसने ऐसा लिया, अल्फा कणों की इस पर बौछार की और अल्फा कणों की बौछार करने पर उसने पाया कि ये जो सोने की पतली पन्निका है उसमें काफी कण तो मतलब आर पार हो रहे हैं और 20,000 में से, कितने हजार में से? 20,000 में से एक कण ऐसा था, एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर, कितने पर? 180 डिग्री पर वापस जा रहा था, जिस दिशा आ रहा था उसी 180 डिग्री पर वापस घूम रहा था। ठीक है, तो उसने पता लगाया कि जो परमाणु होता है परमाणु में काफी उसका जो भाग होता है वो खाली होता है, मतलब काफी भाग द्रव्यमान रहित होता है और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो एक केंद्र में निहित होता है। जो केंद्र में निहित होता है उस केंद्र से जो अल्फा कण टकराए थे वो वापस उसी दिशा में चले गए। ठीक है, उसने बताया कि परमाणु में ये केंद्र होता है जो इसमें द्रव्यमान केंद्रित होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, और द्रव्यमान में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताए थे। और जो अल्फा कण जिधर से अल्फा कण पार हुए थे वो अल्फा कण पार हुए थे, जो अल्फा कण उसने बताया कि वहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसने ये बताया। अब देखो इसी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी थी। कुछ कमियां ये थी कि मैक्सवेल ने बताया कि जो उसका परमाणु की संरचना में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो चक्कर लगाएंगे तो उसकी ऊर्जा तो खर्च होगी ना, ऊर्जा खर्च होगी तो वो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगी, लेकिन ये रदरफोर्ड ने उसके बारे में नहीं बताया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने इस परमाणु की मतलब 10 की घात -15 ये नाभिक की त्रिज्या बताई थी और परमाणु की त्रिज्या बताई थी 10 की घात -10। ये परमाणु की त्रिज्या मीटर, ये परमाणु की त्रिज्या बताई थी। तो मैंने पूरा रदरफोर्ड मॉडल आपको बता दिया है, अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में परिवर्तनशील संयोजकता वाला तत्व है। अब देखो पहले ये बताओ कि संयोजकता किसे कहते हैं? अब किसी भी तत्व की संयोजकता उसे कहते हैं कि जब उसका अष्टक पूर्ण नहीं होता। तो अष्टक पूर्ण नहीं होता है ना, तो अष्टक पूर्ण नहीं होने पर वो या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है
और यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और त्यागने की जो क्षमता होती है उसे संयोजकता कहते हैं। ठीक है, यदि जैसे भाई उसके 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है वो अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, NaCl है। तो इसमें ऐसा होता है, इसमें क्या, आप देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करने वाला तत्व है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और कॉपर। तो दोस्तों इसका आंसर है कॉपर। कॉपर की जो संयोजकता होती है वो 1/2 होती है, 1/2। तो परिवर्तनशील संयोजकता इसकी डबल होती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा एंजाइम होता है। एंजाइम कौन से उत्प्रेरक होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, स्वेत उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो एंजाइम को कौन सा उत्प्रेरक कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक। देखो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। जो मतलब अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक मतलब बढ़ाने वाले तत्वों को उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं, जैसे यूरिया में यूरिएज एंजाइम पाया जाता है। और जैसे हमने ले लिया माल्टोज से क्या बनाए जाते हैं हम, ग्लूकोज। यदि माल्टोज हम ग्लूकोज बनाएंगे तो कौन सा एंजाइम लेंगे, इसका लेंगे माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, माल्टेज है। ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग हो जाता है, एंजाइम का, माल्टेज एंजाइम का। ठीक है, अब देखो मैं उत्प्रेरक को बताता हूं। धनात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। और स्वेत उत्प्रेरक वो होते हैं जो जिसमें उत्पाद बनता है तो स्वतः ही उसकी अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, उसे स्वेत उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये संबंधित है। ये संबंधित किससे संबंधित है, मतलब आबेव का सिद्धांत से संबंधित है, पाउली का अपवर्जन नियम से, हुंड का नियम से, या N+L के नियम से। ठीक है, तो ये किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं भिन्न भिन्न होते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं सेम नहीं होते। तो दोस्तों इसका आंसर है, आपको पता ही है, कल मैंने बताया था वीडियो में, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, समान नहीं होते हैं। इसलिए आप यदि किसी कक्ष में यदि इलेक्ट्रॉन, जैसे पी कक्षक है, पी कक्ष में 3 पी उपकोष है, पी उपकोष 3 कक्षक है। अब यदि आप इसमें यदि इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आपके पास मान लिया जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है, आप भरोगे तो ऐसे भरोगे, पहले इसमें ऐसे भरोगे, उसमें पहले आप युग्मन नहीं करोगे, मतलब समान युग्मन नहीं, आप दोबारा बढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं भरोगे। ठीक है ना, आपको इसका विपरीत चक्रण बनाना है, ऐसा हो गया। इसमें लेंगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पाउली का अपवर्जन। अब देखो मैं क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको बता, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या। अब देखो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का पूरा निचोड़ है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी क्वांटम संख्या बता देती है। ठीक है, क्वांटम संख्या 4 होती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और यह चक्रण क्वांटम संख्या है। ठीक है ना, ये 4 क्वांटम संख्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया, जैसे हमारे पास ये कोई तत्व है N है। ठीक है, अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। अब देखो 1s2 2s2 2p6 2p6। अब ये मान लिया हमने 2p6 है। अब हमको क्या करना है, जो ये 2p6 है, अब इसकी क्वांटम संख्या निकालनी है। ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अब इसकी क्वांटम संख्या निकालनी है। अब देखो क्वांटम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो इसमें पूछेगा वो कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, तो आपको बताना है कि जो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या 2 ही है। मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, मुख्य क्वांटम संख्या 2 ही है। ठीक है, ये
मुख्य क्वांटम संख्या। अब ये इसका यदि पूछ ले द्विगुणित क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या एल का मान क्या है, तो आपको पता है, ध्यान रखना कि एस का मान 0 होता है एल का, एस के लिए, पी के लिए एल का मान 1 होता है और डी के लिए 2 होता है। आपको पी के लिए पूछा है तो पी के लिए एल का मान 1 हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या 2 हो गई, ठीक है। अब हमें पता करना है एम का मान। एम का मान पता करने के लिए क्या करना है, हमें इसके कक्षक बना लें। ये कक्षक बना दी, पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6, पूरा भरा हुआ है 6, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एम का मान, एम का मान यहाँ केंद्र में कितना ले लिया, 0। एम का मान हमने यहाँ 0 ले लिया, यहाँ +1 है, यहाँ -1, ठीक है दोस्तों। यहाँ +1, ये -1, ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6वां इलेक्ट्रॉन कहां पर रहा है, 1 2 6वां इलेक्ट्रॉन ये यहां पर रहा है, तो ये एम का मान कितना हो जाएगा, +1। एम का मान कितना हो गया, +1, ठीक है। अब देखो, अब कौन सा बचा, ये चक्रण। चक्रण क्या होता है कि जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो उसका चक्रण की का मान होता है +1/2। यदि उसका ऐसा है तो इसका मान होता है -1/2, ठीक है। तो इसकी जो चक्रण है, चक्रण कैसा है, ऐसा विपरीत है, विपरीत है, तो इसका मान चक्रण एस का मान कितना हो जाएगा, -1/2। दोस्तों मैंने पूरी आपको क्वांटम संख्या के बारे में बता दिया है, क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के मौलिक कणों पर आवेश में द्रव्यमान में कौन सा युग्म गलत है। आपको पता है, सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु एक अविभाज्य कण है, परमाणु को कभी विभाजित नहीं किया जाता है। फिर उस परमाणु बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की, प्रोटॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की, उसके बाद पता चला, फिर पॉजिट्रॉन की खोज की, अलग अब तो बहुत हो गई, ठीक है ना। तो फिर पता चला कि एक परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु एक विभाजित कण है, ठीक है। तो ये डाल्टन का सिद्धांत था, पहले उसने बताया था। अब इसमें क्या है कि जो परमाणु के मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके आवेश और द्रव्यमान दी गई, इसमें कौन सा युग्म गलत है, हमें ये बताना है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को पता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है, नकारात्मक आवेश होता है और -1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। इसका द्रव्यमान आपको पता है 9.1 × 10⁻⁻1, ये आंसर सही है, ये गलत नहीं है। दूसरा है प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन आपको पता है, प्रोटॉन होता है मतलब पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 और द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27, ये भी इसका आंसर सही है। अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का आवेश हमको पता है उदासीन है, तो शून्य आवेश है और इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻27। अब आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने की थी और इसकी न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। अब यदि आवेश, द्रव्यमान और इसकी खोजकर्ता पूछ, यदि आप याद हो जाएगा आपको, तो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है या विलय होती है या इनमें से कोई, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता है, पहले ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोष्य किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है जो देन की अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हम उसमें प्लस ऊष्मा लिखते हैं, प्लस ऐसे लिखते हैं, प्लस ऊष्मा ऐसे, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया होती है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये किसके पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ऊष्माक्षेपी के। तो इसका आंसर आपको पता है, निकलती है। ऊष्माक्षेपी में क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, Zn + USO4 ZnSO4 + Cu अभिक्रिया है अपघटनीय, विस्थापन, रेडॉक्स या संयुग्मन। तो आपको पता है कि ये अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है।
कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब मैं बताता हूं कि रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे है। ये जो Zn है इसका यहां ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और Cu का क्या हो रहा है यहां पर? अपचयन। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों का एक साथ होने के कारण ये कौन सी कहलाती है? रेडॉक्स। अब देखो Zn में क्या होता है? Zn क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, जिंक। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण। अब देखो कॉपर क्या करता है? कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसमें से 2 निकल जाएंगे, और यदि इसमें 2 जुड़ेंगे तो ये अपचयन हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीकरण और अपचयन, अगला क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? 2Mg + O2 2MgO। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु का हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, या अपघटन हो रहा है, या विस्थापन हो रहा है। तो आपको पता है कि ये मैग्नीशियम में क्या जुड़ा? ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हुआ है? ऑक्सीकृत। अब मैं आपको पूरा बता देता हूं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह होती है, हम यदि इसको ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के संयोजन एवं ऑक्सीजन के वियोजन के आधार पर यदि हम देखें तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है वो अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण कहलाती है, और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का मतलब वियोजन होता है, ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन जोड़ता नहीं है, वो अभिक्रियाएं कहलाती है अपचयन अभिक्रियाएं। यदि हम हाइड्रोजन की दृष्टि से देखें, हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर देखें, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का निकलना वो अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण कहलाती है, और जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना वो अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। यदि हम धन विद्युतीय तत्व या ऋण विद्युतीय तत्व ऐसे मतलब इस आधार पर यदि ऑक्सीकरण अपचयन को बांटा जाए तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना होता है वो अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण की कहलाती है, और जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व या धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं वह अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। यदि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का अलग अलग हम भागों में बांटे तो ऑक्सीकरण जिसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हमने रेडॉक्स अभिक्रिया देखी, इसमें जिंक है, जिंक में इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा। ऐसी अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऐसी अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो अपचयन कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन का मैंने सारा बता दिया। ऑक्सीकरण कौन से होते हैं, अपचयन कौन से, हाइड्रोजन के आधार पर बता दिया, धन विद्युतीय ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर बता दिया, इलेक्ट्रॉन के आधार पर बता दिया, और ऑक्सीकरण के आधार पर बता दिया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब देखो मैं अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय 2 अभिक्रियाएं होती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती है जो एक ही दिशा में चलती है, मतलब अभिकारक से यदि उत्पाद बनता है, जब अभिकारक से उत्पाद ही बनता है, उत्पाद से वापस अभिकारक न बने वो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाते हैं, क्योंकि उसमें एक ही दिशा में उनका होता है, वो एक ही दिशा में चलती है। और अंत में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक की कमी हो जाती है और उत्पाद बढ़ जाता है। ठीक है, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती है जिनमें जो दोनों दिशा में चलते हैं, अब अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक, उनका संतुलन रहता है। ऐसी अभिक्रिया, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको किस तीर से दर्शाएंगे, तो आपको पता है इसमें जिसमें डबल तीर है, जिसमें जा भी रही है और आ भी रही है, वो तीर का निशान क्या है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। मैंने कल आपको समस्थानिक, समबारिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि समस्थानिक वो होते हैं जिसमें परमाणु क्रमांक, ऐसे तत्व, एक ही तत्व है जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। और समबारिक वो होते हैं जो अलग अलग तत्व, देखो समबारिक में क्या होता है,
उसमें परमाणु क्रमांक समान नहीं होता है। यदि परमाणु क्रमांक समान नहीं होगा तो तत्व अलग अलग होंगे। अलग अलग तत्वों का यदि भार समान होता है वो तत्व समभारिक तत्व कहलाता है। और यदि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है दो तत्वों में तो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। ये बात करा समस्थानिक की बात। यदि हाइड्रोजन में देखा जाए H1, H2 और H3, ये आपको पता है ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम ये होता है इसका, प्रोटेरियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम 3 समस्थानिक होता है। ये कौन से समस्थानिक की बात कर रहा है? ये आपको पता है ड्यूटेरियम की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें क्या पूछा है? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी है। हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? हमको पता है A माइनस जेड। M मतलब क्या होता है? इसका परमाणु भार होता है, Z परमाणु क्रमांक की संख्या होती है। और मैंने कल बताया था परमाणु क्रमांक जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक संख्या को प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। और एक के बारे में मैंने बताया था परमाणु भार। परमाणु भार में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखो इसमें क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 बराबर मैं क्या लिख दूं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और 1 बराबर मैं क्या लिख दूं? केवल प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक। ठीक है। यदि मैं 2 में से 1 घटाऊंगा Pn प्लस में से P घटाऊंगा, P में से P चला गया, क्या बचा? N। और 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 1। अब यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको कोई ऐसा समस्थानिक दे दे या कोई भी तत्व दे दे, उस तत्व में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो आप इस आधार पर किसी भी ही तत्व की आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। अगला क्या है? कार्बोनेट मूलक का सूत्र है। कार्बोनेट मूलक, आपने मूलक पढ़ा होगा कि कार्बोनेट मूलक का सूत्र क्या है। अब देखो मूलक भी कई प्रकार के होते हैं। धनात्मक मूलक होते हैं, ऋणात्मक मूलक होते हैं। जिनमें आवेश ऋणात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं, और जिनमें आवेश धनात्मक मूलक होता है, मतलब धनात्मक आवेश होता है, वो धनात्मक मूलक कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये किसके पूछ रहा है? कार्बोनेट। कार्बोनेट देखो ये नेट, ये एट पीछे किसके लगता है? जो ऋणावेश होता है उसके पीछे एट लगता है, और जो धनावेश होता है उसके पीछे लगता है आयम। आयम क्या? आयम। तो एट इसके पीछे लग रहा है, तो आपको पता है कि ऋणात्मक मूलक है। तो इसमें देखो ये 2 तो कैंसिल हो गई, यहाँ ए और दे, बाकी बचा क्या? से और बे। से और बे में से कौन सा होगा? ये कार्बोनेट का ये होगा CO3 2-। ठीक है। तो दोस्तों हमारे 11 क्वेश्चन हमने आज पूरे कर लिए हैं। पदार्थ एवं संरचना में जो इस टॉपिक में जो क्वेश्चन थे हमने 11 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है। कल मैं पदार्थ एवं संरचना में से कल आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जो क्वेश्चन गत वर्ष पेपरों में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कल कराऊंगा, और परसों में आपको जो NCERT और RBC से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। हमारा वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करो, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और हमें भी पता रहे कि हम मतलब आपको कैसा लग रहा है। यदि कोई कमी है तो हमें हमारी कमी को हम पूरा करने का प्रयास करें। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ठीक है।